हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रोमांटिक एज पोइट्स EMRS की क्लास में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रोमांटिक पोइट्स की ये सीरीज है। इसमें हम बात करेंगे जॉन कीट्स। जॉन कीट्स से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो EMRS के एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, तो वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं लेके आई हूँ इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। John Keats was born in Moorgate, London on 31st October 1795. जॉन कीट्स बोर्न हुए थे मोरगेट लंदन के अंदर 31 अक्टूबर 1795 में बोर्न हुए थे। इनकी डेथ हुई थी 23 फरवरी 1821 एट एज 25 एज में ही इनकी डेथ हो गई थी। और कहाँ पे हुई थी? इन रोम पेपल स्टेट्स के अंदर इनकी डेथ हो गई थी, रोम के अंदर। He was an English poet of the second generation of romantic poets. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो EMRS है उसमें ये पूछा जा सकता है कि कौन सी जनरेशन, रोमांटिक एज के कौन सी जनरेशन के पोइट्स थे। तो ये सेकंड जनरेशन के पोइट्स थे। अलोंग विद, और इनके साथ और कौन से पोइट्स थे जो कि सेकंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोइट्स में आते हैं? तो लॉर्ड बायरन और PB शैली जो है वो सेकंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोइट्स हैं। फर्स्ट जनरेशन के पूछे जा सकते हैं, सेकंड जनरेशन के पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि रोमांटिक पोइट्स जो है वो फर्स्ट जनरेशन के कौन कौन है और सेकंड जनरेशन के कौन कौन से हैं। फादर उनके रहे हैं थॉमस कीट्स एंड मदर फ्रांसिस कीट्स। ये इनके फादर और मदर हैं। Although Keats and his family seems to have marked his birthday on 29th October, और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उनकी फैमिली जो है उनका बर्थडे जो है 29 अक्टूबर को मानती थी। He was the eldest of 4 surviving children. उनके 4 भाई बहन जो थे वो थे। His younger sibling, सबसे बड़ा जो भाई था वो तो जॉर्ज, उसके बाद थॉमस एंड उसके बाद फ्रांसिस मैरी फैनी भी जिसको कहा गया। Another son was lost in infancy, और उनका एक भाई जो था वो बचपन में ही उसकी वो डेथ हो गई थी। His father first worked as a hostler at the stable attached to the Swan and Hope in old by his father-in-law. और उनके फादर जो थे, जॉन कीट्स के फादर जो थे, वो उसके नाना जी के फार्म हाउस पे काम करते थे। Keats was sent to a local dame school for as a child, और शुरू में कीट्स को एक लोकल स्कूल में जो है एज ए चाइल्ड उनको भेजा गया। उसके बाद समर की 1803 के अंदर उनको जॉन क्लार्क स्कूल एनफील्ड के अंदर भेजा गया, जो कि उनके ग्रैंड पेरेंट्स जो थे उनके काफी नजदीक था ये स्कूल। The headmaster's son, Charles Gordon Clark, also became an important mentor and friend. और उसके बाद यहाँ पे स्कूल के अंदर जॉन क्लार्क जो है वो चार्ल्स क्लार्क जो है वो उसके फ्रेंड भी बन गए और मेंटर भी बन गए जॉन कीट्स के। ही इंट्रोड्यूस कीट्स टू रेनेसां लिटरेचर, और इन्होंने ही क्लार्क ने ही इनको इंट्रोड्यूस कराया रेनेसां लिटरेचर से। उसके अलावा साथ साथ तासो, स्पेंसर और चैपमैन्स ट्रांसलेशंस के बारे में सारा चार्ल्स क्लार्क ने ही जॉन कीट्स को बताया। However, at 13 he win his first academic prize in Midsummer, और उन्होंने अपना पहला इनाम जो था जब 13 साल के थे, जब 1809 में जीता था, उनका एकेडमिक प्राइज था ये फर्स्ट। In April 1804, when Keats was 8, his father died from a skull fracture after falling from his horse. और 1804 में जब कीट्स 8 साल के थे तो उनके फादर की डेथ हो गई थी। उनके स्कल में जो है फ्रैक्चर हो गया था जब वो घोड़े से गिर गए थे, तब उनकी डेथ हो गई थी। फ्रांसिस रीमैरिड 2 months लेटर, और उसके बाद उसकी मदर ने 2 महीने बाद दोबारा शादी की, लेकिन बाद में उसको भी छोड़ दिया। और उसके बाद the 4 children went to live with their grandmother Alice Jennings in the village of Edmonton। और उसके बाद ये चारों बच्चे जो है अपनी ग्रैंडमदर के पास आ गए। In 1810, when Keats was 14, his mother died of tuberculosis, और उसके बाद 1810 में जब किड्स 14 ईयर्स के थे तो उनकी मदर की भी डेथ हो गई थी टीबी की वजह से। That autumn Keats fell Clark School to be an apprentice
अप्रेंटिस विद थॉमस हैमवुड एज सर्जन। और उसके बाद यहाँ पे इस ऑटम के अंदर किड्स की जो है मुलाकात हुई। एक सर्जन थे थॉमस हैमनोड। Gordon Clark, who remained close to kids, called this period the most blessed time in kids' life। और जो किड्स के फ्रेंड थे चार्ल्स क्लार्क, उन्होंने ये टाइम जो था किड्स की पीरियड का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इम्पोर्टेंट पीरियड बताया किड्स की लाइफ में। In October 15, having finished his 5-year apprentice with Hammond, Keats registered as a medical student at Guy Hospital, now part of King's College London। और उसके बाद अपनी 5 साल की जो उनकी मेडिकल जो अप्रेंटिस थी, जो उनकी ट्रेनिंग थी, जो उनकी स्टडी थी, वो पूरी करने के बाद किड्स जो है वो रजिस्टर्ड हो गए अपने किंग्स कॉलेज लंदन के अंदर, जो कि आज के टाइम पे है। उस टाइम पे वो मेडिकल स्टूडेंट के तौर पे था। He has written his first extant poem, Imitation of Spenser, in 1814। और उन्होंने अपनी पहली सबसे बड़ी पोएम लिखी थी 1814 के अंदर, जिसका नाम था An Imitation of Spenser when he was 19, जब वो केवल 19 साल के थे। Now inspired by fellow poets such as Leigh Hunt and Lord Byron। और इस टाइम पे जॉन किड्स बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए थे ले हंट से और लॉर्ड बायरन से। In 1816, Keats received his apothecary license, which made him eligible to practice as an apothecary, physician, and surgeon. But before the end of the year, he has informed his guardian that he resolved to be a poet, not a surgeon। और उसके बाद 1860 में जब उनकी मेडिकल की स्टडीज जो है, जब उनको मेडिकल लाइसेंस मिल गया और वो फिजिशियन और सर्जन की जो है वो बन गए, तो यहाँ पे आके उन्होंने साल के एंड के अंदर अपने जो मेंटर थे, जिनके साथ उन्होंने जो शुरू की थी मेडिकल स्टडीज, वहां पे आके उनको बोल दिया कि वो एक पोइट बनना चाहते हैं और एक सर्जन नहीं बनना चाहते। In May 1816, Leigh Hunt agreed to publish the sonnet O Solitude in his magazine The Examiner, a leading liberal magazine of the day। और उसके बाद ले हंट जो है वो एग्री हो गए। उनका एक सोनेट था जॉन किड्स का, ओ सोलिट्यूड। और उन्होंने कहा, पहले बाकियों की ने मना कर दिया था, लेकिन बाद में ले हंट एग्री हुए थे कि वो अपने जो मैगजीन है द एग्जामिनर, उसके अंदर ओ सोलिट्यूड को पब्लिश कर देंगे। Among his poems of 1816 was To My Brothers। और 1816 जो उनकी पब्लिश हुई थी पोएम्स, उनके अंदर एक पोएम थी To My Brothers। Five months later came the publication of poems, the first volume of Keats' verse। और उसके 5 महीने के बाद किड्स की पोएम्स का जो कलेक्शन था, फर्स्ट वॉल्यूम था उनका वर्स का, वो पब्लिश हुआ। और उसके अंदर जो पोएम्स आई, वो आई थी आई स्टूड टिपटो एंड स्लीप एंड पोइट्री, ये आई थी। उसके बाद बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय हंट, और ले हंट ने से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थी ये पोएम्स। तो ये बेसिकली क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी पोएम्स थी, या जो ये पोएम्स थी ये किससे इंस्पायर थी, तो ले हंट से बेसिकली ये इंस्पायर थी। द बुक वॉज अ क्रिटिकल फेलियर ऑल्दो रेनॉल्ड्स रिव्यूड इट फेवरली इन द चैंपियन। हालांकि ये जो थी, इस बुक को किसी ने भी पसंद नहीं किया और बहुत ज्यादा एक तरह से इसको क्रिटिसाइज किया गया। लेकिन रेनॉल्ड्स ने इसको चैंपियन मैगजीन के अंदर इसके बारे में जो रिव्यू दिया था वो अच्छे रिव्यू दिए थे। क्लार्क कमेंटेड दैट द बुक माइट हैव एमर्ज इन टिम्बकटू। और क्लार्क ने ये कमेंट किया था बुक के ऊपर कि इस बुक को टिम्बकटू के अंदर आना चाहिए। किड्स पब्लिशर चार्ल्स एंड जेम्स ओलियर फेल्ट अशेम्ड ऑफ इट। जिन्होंने इस वर्क को पब्लिश किया था, उनके पब्लिशर जो थे चार्ल्स एंड जेम्स ओलियर, तो वो बहुत ज्यादा उनको शर्म आई कि ये इन्होंने कैसा जो वर्क है वो पब्लिश किया है, उनको अच्छा नहीं लगा था। और ये क्योंकि किड्स का जो वर्क था इसको किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया था। किड्स इमीडिएटली चेंज पब्लिशर। उसके बाद किड्स ने अपने पब्लिशर्स को चेंज कर दिया टू टेलर एंड हेसी।
और उन्होंने उसके बाद अपने जो पब्लिशर्स नए सेलेक्ट किए वो थे टेलर और हसी। हसी बिकेम अ स्टडी फ्रेंड टू किड्स, और उसके बाद हसी जो है वो किड्स के लास्ट तक एक क्लोज फ्रेंड रहे बाद में। डिस्पाइट द बैड रिव्यूज ऑफ पोइम, हालांकि जो पोइम्स के रिव्यूज रहे थे वो काफी खराब रहे थे, हंट पब्लिश द ऐसे, हंट ने एक ऐसे पब्लिश किया थ्री यंग पोइट्स, और थ्री यंग पोइट्स में उन्होंने जिनको इंक्लूड किया था शैली, किट्स एंड रेनॉल्ड्स, एंड द सोनेट ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, जो कि वर्क था किट्स का, उसको भी पब्लिश किया था। हंट इंट्रोड्यूस किट्स टू थॉमस बर्नीज, चार्ल्स लैम्ब, विंसेंट नोवेलो एंड जॉन हिमिल्टन रेनॉल्ड्स। ले हंट ने ही किड्स को इंट्रोड्यूस किया था, मिलवाया था थॉमस बर्नीज से, चार्ल्स लैम्ब से, विंसेंट नोवेलो से एंड जॉन हिमिल्टन रेनॉल्ड्स से, इन सब से मिलवाया था। Keats also met regularly with William Hazlitt, a powerful literary figure of the day. और किड्स रेगुलर मिलते रहते थे विलियम हैजलिट से, जो उस टाइम के बहुत ही इंपॉर्टेंट और पावरफुल लिटरेरी फिगर थे। In early December 1816, under the heady influence of his artistic friend, Keats told Abbey he had decided to give up medicine in favor of poetry. और 1816 के अंदर, दिसंबर 1816 के अंदर केट्स ने जो जिनके साथ अपनी मेडिकल प्रैक्टिस की थी और जो एक फ्रेंड थे एबी को, उनको बोल दिया था कि फाइनली अब मुझे मेडिसिन में, क्योंकि उन्होंने अपनी कंप्लीट कर ली थी अपनी स्टडीज मेडिकल की, लेकिन यहाँ पे आके उन्होंने मना कर दिया कि वो गिव अप कर देंगे मेडिसिन को और वो पोइट्री के साथ ही आगे जाएंगे, यानी उनका इंटरेस्ट पोइट्री में है। Keats had spent a great deal on his medical training, and despite of his state of financial hardship and indebtedness, made large loans to friends such as the painter Benjamin Haddon. और उसके बाद जो किड्स ने मेडिकल की स्टडीज की थी उसके अंदर बहुत सारे पैसे लगे थे, बहुत सारी मुश्किलें उनको आई थी, और उसकी वजह से जो उनकी स्टडी को पूरा करने के लिए उन्होंने काफी सारा कर्ज भी ले लिया था और बहुत सारे लोन्स लिए थे, और जिनमें से जो लोन लिया था उनमें से वन इम्पोर्टेंट पेंटर थे बेंजामिन हेडन। ट्रैवलिंग एंड इल्स हेल्थ, अब उनकी ट्रैवलिंग और जो जहां से उनकी तबीयत खराब होनी स्टार्ट होती है उसके बारे में बात करते हैं। इन अप्रैल 1817 जॉन किड्स एंड जॉर्ज नर्स देयर ट्यूबरकुलर ब्रदर टॉम, और यहाँ पे अप्रैल 1817 के अंदर जॉन किड्स के भाई टॉम किड्स की जो हालत है वो भी खराब हो गई थी, उनको भी टीबी हो गया था। तो ये दोनों भाई जॉन किड्स और जॉर्ज किड्स अपने भाई को ठीक करने के लिए उसके पास आते हैं। द हाउस वॉज क्लोज टू हंट एंड अदर ऑफ हिज सर्कल इन हेम्पसीड एंड टू कोलरिज, और ये घर जो है वो कोलरिज के काफी पास था। इन 11 April 1818, Keats reported that he and Coleridge had taken a long walk to Hampstead Heath, और उसके बाद अप्रैल 11 1818 के अंदर किड्स ने अपने भाई को एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने बताया था कि वो और कॉलरिज जो है वो हेम्पस्टेड हीथ जो है वो गए थे। In a letter to his brother George, he wrote that he was talk about 1,000 things, nightingales, poetry, poetic सेंसेशन, मेटाफिजिक्स, और इन सब से रिलेटेड उन्होंने बातें की थी जॉन किट्स ने और कॉलरिज ने। इन जून 1818 किट्स बिगेन अ वॉकिंग टूर टू स्कॉटलैंड, और जून 1818 के अंदर किट्स स्कॉटलैंड गए, आयरलैंड एंड द लेक डिस्ट्रिक्ट विद चार्ल्स आर्मिटेज ब्राउन। चार्ल्स आर्मिटेज ब्राउन के साथ स्कॉटलैंड, आयरलैंड और लेक डिस्ट्रिक्ट ये गए थे जॉन किट्स। ड्यूरिंग साउथ इन अगस्त किड्स कंटिन्यू टू नर्स टॉम, और उसके बाद में भी किड्स जो है अपने भाई की देखभाल करते रहे, सो एक्सपोजिंग हिमसेल्फ टू इन्फेक्शन, और उसके बाद यहाँ से किड्स को भी इन्फेक्शन शुरू हो गया था। टॉम किड्स डाइड ऑन दिसंबर 1 1818, और यहाँ पे दिसंबर 1 1818 को जॉन किड्स के भाई टॉम किड्स की डेथ हो गई थी। The winter of 1819, though a difficult period for the poet, marked the beginning of his Annus Mirabilis, in which he wrote his most mature book. जो 18 और 19 की जो सर्दियां रही वो पोइट के लिए काफी डिफिकल्ट रही, और इसी के स्टार्टिंग में ही उन्होंने अपना जो सबसे मेच्योर वर्क था एनस मिराबिलिस ये राइट करना स्टार्ट किया था। ही हैज बीन इंस्पायर्ड बाय सीरीज ऑफ
recent lectures by Hazlitt on English poets and poetic identity and also met वर्ड्सवर्थ। और यहाँ पे ये जो उनकी राइटिंग्स थी वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई थी हैजलिट के जो लेक्चर्स थे उनसे, और यहाँ पे ही वो इस टाइम पीरियड के दौरान ही वर्ड्सवर्थ से मिले थे। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो इनका जो जॉन किट्स का जो वर्क था एनएस मिराबिल्स, वो किससे इंस्पायर था, किससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर था? तो ये हैजलिट से बहुत ज़्यादा इंस्पायर था, और इसी टाइम पीरियड पे वो विलियम वर्ड्सवर्थ से भी मिले थे। He composed 5 of 6 great odes at Wentworth Place in April and May, and Ode to Psyche opened the published series। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट 2 या 3 पॉइंट है कि यहाँ पे जो वेंटवर्थ प्लेस है, यहाँ पे इस टाइम पे थे जॉन किट्स, और वेंटवर्थ प्लेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है चार्ल्स की लाइफ के अंदर, क्योंकि यहीं पे उन्होंने अपने लाइफ के 6 ओड्स जो थे उनमें से 5 ओड्स यहीं पे लिखे थे यहाँ पे। और इस जगह का नाम है, आपको याद रखना है, जगह का नाम है वेंटवर्थ प्लेस यहाँ पे। और यहाँ पे 6 में से 5 ओड्स जो है जॉन किट्स ने यहीं पे राइट किए थे। और जो सबसे पहला पब्लिश हुआ ओड्स में, वो सबसे पहला ओड्स था ओड टू साइकी। According to Brown, Ode to Nightingale was composed under a plum tree in the garden। और ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ओड टू नाइटिंगेल जो लिखा था जॉन किट्स ने, वो लिखा था एक प्लम ट्री के नीचे। ब्राउन रोट, और ब्राउन जो है उनके एक फ्रेंड रहे हैं, एक जो पब्लिशर रहे हैं, उन्होंने लिखा है इन द स्प्रिंग ऑफ 1819 ए नाइटिंगेल हैड बिल्ट हर नेस्ट नियर माय हाउस। और एक नाइटिंगेल ने एक अपना घोंसला बना दिया था मेरे घर के पास। Keats felt a tranquil and a continual joy in her song। और किट्स को उसके सॉन्ग में इतना मजा आने लगा था नाइटिंगेल की। एंड one morning he took his chair from the breakfast table to the grass plot under a plum tree, कि वो जो है अपनी चेयर उठा के और बाहर प्लम ट्री के नीचे जाके बैठ गए। Where he sat for 2 or 3 hours, और वो वहां पे 2 या 3 घंटे बैठे रहे। When he came into the house, जब जॉन किट्स घर के अंदर आए, I perceive he had some scraps of paper in his hand। तो मैंने पाया कि उसके हाथ में कुछ पेपर्स थे। And that these he was quietly thrusting behind the books। और उसके बाद उन्होंने बुक्स के पीछे इन बुक पेपर्स को रख दिया था। Ode on a Grecian Urn and Ode on Melancholy were probably written after Ode to a Nightingale। और ये माना जाता है कि Ode on a Grecian Urn और Ode to Melancholy जो है वो राइट किए गए थे Ode to Nightingale के बाद। Keats dedicated Endymion to Thomas Chatterton। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किट्स ने अपना जो वर्क है एंडीमियन वो किसको डेडिकेट किया है, तो थॉमस चैटरटन को ये उन्होंने अपना वर्क डेडिकेट किया है। किट्स टर्म एंडीमियन अ ट्रायल ऑफ माय पावर्स ऑफ इमेजिनेशन। और इसको, इस एंडीमियन वर्क को थॉमस किट्स ने टर्म यूज की है इसके लिए, अ ट्रायल ऑफ माय पावर्स ऑफ इमेजिनेशन, कि मेरी पावर ऑफ इमेजिनेशन का ये एक ट्रायल है। इट वाज जॉन लॉकहार्ट एट ब्लैकवुड्स who coined the defamatory term the Cockney School for Leigh Hunt and his circle, which included both William Hazlitt and Keats। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन थे जिन्होंने कुकनी स्कूल्स वर्ड यूज किया है, प्लस किस किस के लिए यूज किया है ये। तो ये क्वेश्चन मोस्टली पूछ लिया जाता है। तो जॉन लॉकहार्ट थे जिन्होंने एक मैगजीन थी ब्लैकवुड्स मैगजीन, जिसके अंदर उन्होंने जो ये जितने जो ये राइटर्स थे, ले हंट, विलियम हैजलिट एंड जॉन कीट्स, उनके लिए टर्म यूज की थी कुकनी स्कूल। तो ये टर्म आपको याद रखनी है, किसने यूज की थी ये भी याद रखना है, प्लस कौन सी मैगजीन में आई थी ये याद रखना है, प्लस कौन कौन से राइटर उन्होंने इंक्लूड किए थे इस कुकनी स्कूल के अंदर। In 1819, Keats wrote The Eve of St. Agnes, La Belle Dame Sans Mercy, Hyperion, Lamia and a Play, Otho the Great। ये 1819 के अंदर जॉन किट्स ने अपने ये जो वर्क है वो लिखे हैं। और ये माना जाता है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट ईयर रहा है जॉन किट्स का, वो 1819 से 1820 का जो ईयर रहे हैं वो उनके मोस्ट सक्सेसफुल ईयर रहे हैं पोइट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से।
The poem Fancy and Bards of Passion and of Myth were inspired by the garden of Wentworth Place. और जैसे कि मैं बता रही हूँ कि जो वेंटवर्थ प्लेस है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. मोस्ट ऑफ द वर्क्स विलियम जॉन किड्स के ये यहीं पे जो है उन्होंने राइट किए थे. The final volume, Kids Live to See Lamia Isabella, The Eve of St. Agnes and Other Poems was eventually published in July 1820. और 1820 के अंदर जो उनके पब्लिश हुए थे वर्क्स फाइनल वॉल्यूम के अंदर वो थे लामिया इसाबेला, द ईव ऑफ सेंट एग्नीज एंड अदर पोएम्स. वेंटवर्थ प्लेस नाउ हाउसेस द कीट्स हाउस म्यूजियम. अब वेंटवर्थ प्लेस को जो है कीट्स हाउस म्यूजियम जो है वो बना दिया गया है. John Keats died in Rome on 23rd February 1821. 1821 के अंदर जॉन कीट्स की डेथ हो गई थी रोम के अंदर 23rd फरवरी को. His body was buried in the city प्रोटेस्टेंट सिमेट्री के अंदर उनको दफनाया गया था. His last request was to be placed under a tombstone bearing no name or date, only the words Here lies one whose name was written in water. और उसके बाद अपने डेथ से पहले जॉन किड्स ने रिक्वेस्ट की थी अपने फ्रेंड से कि मेरी डेथ के बाद जो आप मेरा जो टॉम स्टोन बनवाओ वहां पे आप कोई डेट मत लिखना, कोई भी नाम मत लिखना, सिर्फ ये लिख देना कि Here lies one whose name was written in water, कि यहाँ पे वो लेटा हुआ है जिसका नाम पानी पे लिखा गया है. यानी कहने का मतलब ये है कि पानी पे कुछ लिखा नहीं जाता. इट मीन्स कि जॉन किट्स ये मानते थे कि वो बहुत ज्यादा फेमस पोइट नहीं रहे हैं तो उनको कोई याद नहीं रखेगा, तो इसलिए उन्होंने ऐसा यहाँ पे लिखवाया था. When Keats died at 25, जब किट्स की डेथ हुई थी जब उनकी एज 25 थी, he had been writing poetry seriously for only about 6 years. तो उनको राइटिंग करते हुए सिर्फ 6 साल हुए थे. From 1814 until the summer of 1820. 1840 से लेके 1820 तक ही उन्होंने राइट किया था. एंड पब्लिशिंग फॉर ओनली 4, और 4 ही उनके आगे पब्लिश हुई थी. His first poem is the Sonnet O Solitude appeared in the Examiner in May 1816. उनकी जो फर्स्ट सोनेट था ओ सोलिट्यूड वो एग्जामिनर में पब्लिश हुआ था 1816 में. While his collection Lamia Isabella and Eve of St. Agnes and other poems were published in July 1820. जबकि 1820 के अंदर उनके ये बाकी वर्क पब्लिश हुए थे बिफोर हिज लास्ट विजिट टू रोम. और उनकी जब लास्ट यात्रा थी रोम जाने से पहले 1820 में उन्होंने ये वर्क पब्लिश कराए थे. Keats' letters were first published in 1848 and 1878. Keats ने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेटर्स भी राइट किए थे उस टाइम पे. वे लेटर्स उनके पब्लिश हुए थे उनकी डेथ के बाद 1848 के अंदर और 1878 में ये पब्लिश हुए थे. In the 20th century, they became almost as admired and studied as his poetry. और 20th सेंचुरी के अंदर उनके इन लेटर्स को ऐसे ही एडमायर किया जाता है, ऐसे ही पढ़ा जाता है जैसे कि उनकी पोइट्री पढ़ी जाती है. एंड आर हाईली रिगार्डेड इन द कैनन ऑफ इंग्लिश लिटरेरी करस्पॉन्डेंस. और इंग्लिश लिटरेचर के अंदर उन लेटर्स को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है. T.S. Eliot called them. T.S. Eliot ने किड्स के लेटर्स को कहा है certainly the most notable and most important ever written by an English poet. किसी भी इंग्लिश पोइट के द्वारा लिखे गए वो सबसे इंपॉर्टेंट लेटर्स थे. He used the term negative capability. और ये जो टर्म है नेगेटिव कैपेबिलिटी ये टर्म क्वाइन की थी जॉन कीट्स ने. तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हु क्वाइंड द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी. ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है जॉन कीट्स की. अब उनके वर्क से बात कर लेते हैं. मोस्टली वर्क्स मैंने वीडियो के अंदर ही कवर कर लिए हैं लेकिन एक बार दोबारा से इनको याद कर लेते हैं ताकि माइंड में रह जाए. फर्स्ट है उनका ओड्स है ओड टू साइकी. सेकंड ओड टू मेलंकली. थर्ड ओड टू ऑटम. फोर्थ ब्राइट स्टार. फिफ्थ ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर. नंबर 6 लामिया. नंबर 7 द ईव ऑफ सेंट एग्नीज. Number 8, La Bella Damson's Mercy. 9, Ode on a Grecian Urn. 10, Ode to a Nightingale. Number 11, epic poem है Endymion. Next 12 नंबर पे है Sleep and
पोइट्री। तो ये उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइट्री है, पोएम्स हैं, ओड्स हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके EMRS और UGC नेट की प्रिपरेशन करने के लिए या किसी भी स्टेट का एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। थैंक यू।